ये लास्ट में लिख लिए थे ना इसको। हेलो। हाँ हाँ सर। इसमें ये पहला जो कॉलम था, पहला रो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन था ये उस मैट्रिक्स में। और इसमें फाइनली कंक्लूजन ये आया था कि मोमेंटम कंजर्व तब होगा, कोई एक एस डैश फ्रेम का मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम का तब होगा जब एस फ्रेम का एनर्जी कंजर्व हो। मोमेंटम तो कंजर्व एस फ्रेम का होगा ही, ये तो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो वैलिड होना ही है। इसको तो कांस्टेंट ऑलरेडी होना है, इसको भी कांस्टेंट होना है। तो इसको, इसका कांस्टेंसी ये प्रूव कर रहा है कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी एस फ्रेम का, वो भी कांस्टेंट होगा, वो भी कंजर्व होगा। यानी कोई एक फ्रेम का मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब दूसरे फ्रेम में मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व हो। या एक ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से एक और ट्रांसफॉर्मेशन आप करते, लास्ट वाला, बीच वाला भी होगा, बीच वाला भी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। बीच वाला तो सिग्मा पी डैश वाई के आई डायरेक्ट बराबर होगा कितना का, सिग्मा सिग्मा पी वाई के आई का। फिर सिग्मा पी डैश जेड के आई बराबर होगा सिग्मा पी जेड के आई का। और फिर लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन था सिग्मा आई ई डैश के आई बाई सी उस कॉलम का लास्ट एलिमेंट, यही था ना। हाँ सर। हाँ, तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस आई, आई बोलिए, बीटा गामा बीटा गामा समेशन ऑफ पी एक्स के आई, सिग्मा समेशन पी, पी एक्स। सिग्मा पी एक्स के एफ के आई ना। यस और सर। इसका फिर वो लास्ट टर्म आई गामा आई सिग्मा गामा सिग्मा ई के वाई सी। ई के आई सी। बाई सी ना। ठीक यस है। सर। सर आई नहीं है क्योंकि इनिशियल नहीं। आई नहीं है। सर आई नहीं दिया हुआ था, लेकिन होना चाहिए, शायद इनिशियल है। चौथा टर्म तो आई ई बाई सी होता है ना। यस सर। होगा होगा, पीछे चेक कीजिएगा। खैर उससे मतलब नहीं, अभी हमको ये डिफाइन करना है। डिफाइन ये करना है कि एस डैश फ्रेम का टोटल एनर्जी, इस आई बाय सी को तो बाहर कर लो, तो सिग्मा ई डैश के आई यानी टोटल एनर्जी, इसको बोलेंगे टोटल एनर्जी और ऑफ इन टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एस डैश फ्रेम। तो इसका कंजर्वेशन के लिए क्या है, एस फ्रेम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और एस फ्रेम में एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए। इस सी को भी बाहर रख लीजिए। ये क्या, इसको क्या रीड करेंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी इन एस फ्रेम। इसको क्या बोलेंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी इन एस डैश फ्रेम ऑफ सिस्टम। तो एस डैश फ्रेम में सिस्टम का टोटल इनिशियल एनर्जी तब कांस्टेंट होगा
ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, इसको कांस्टेंट होना होगा। तो ये चौथा इक्वेशन से ये कंसेप्ट आ रहा है। ऑल्सो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन एस डैश फ्रेम will be conserved if momentum and energy in S frame will be conserved. It states that total energy of system in S dash frame वो आई होगा, एनर्जी आई ई बाई सी होता था, वो होगा आई, वहां पर चेक करना। इन एस डैश फ्रेम विल बी कंजर्व इफ मोमेंटम एंड एनर्जी इन एस फ्रेम विल बी कंजर्व। तो पिछला क्लास हम लोग देखा था कि एस डैश फ्रेम का में मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब एस फ्रेम का मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व हो। एस डैश अभी देख रहे हो, एस डैश फ्रेम में एनर्जी कंजर्व होगा जब एस फ्रेम का मोमेंटम और एनर्जी, मतलब ये हुआ लास्टली कोई एक फ्रेम का मोमेंटम एंड एनर्जी तब कंजर्व होगा जब दूसरे फ्रेम में भी मोमेंटम एंड एनर्जी साइमल्टेनियसली कंजर्व हो। Thus, we can say that momentum and energy in one frame will be conserved if momentum and energy in other frame will be conserved। मतलब खाली मोमेंटम का कंजर्वेशन से नहीं चलेगा, खाली मोमेंटम का कंजर्वेशन करवा रहे हैं एक फ्रेम में, तो दूसरा फ्रेम का एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होना चाहिए। इसलिए हम लोग यहां पर रिलेटिविटी में सिंपली मोमेंटम फोर वेक्टर नहीं बोलेंगे, मोमेंटम एनर्जी फोर वेक्टर बोलेंगे। सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं बोलेंगे, मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन बोलेंगे। सर आवाज कट रहा है थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे आप लास्टली इस बात को लिख लो, 10 मोमेंटम एंड एनर्जी इन वन फ्रेम will be conserved if momentum and energy in other frame will be conserved। और इसलिए अकेले मोमेंटम नाम यहां नहीं दिया जाता है, मोमेंटम एनर्जी फोर वेक्टर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जब कंजर्वेशन देखने गया उसका तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका मोमेंटम तब कंजर्व होगा जब उस फ्रेम में कंजर्व हो, खाली मोमेंटम कंजर्व हो उस फ्रेम में, उस फ्रेम का एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए। Hence we can speak momentum energy four vector। खाली मोमेंटम फोर वेक्टर नहीं बोलना है। चलिए, तो ये था मोमेंटम फोर वेक्टर या मोमेंटम एनर्जी फोर वेक्टर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें इस मोमेंटम एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोमेंटम एनर्जी रिलेशन। किताबें इसको यस सर। या एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ये चीज न्यूटन के मैकेनिक्स में क्या था रिलेशन इसके बीच?
एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। इन क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं तो न्यूटन का नहीं समझना, उसमें लैग्रेंज एंड हैमिल्टन भी आ जाता है। लैग्रेंज हैमिल्टन न्यूटन का ही मैकेनिक्स को यूज किया है, लेकिन उसी को दूसरे फॉर्म में रखा है, एनर्जी के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन को रखा है। क्लासिकल मैकेनिक्स बोले तो मेनली न्यूटन ही बोलना है। फिर हैमिल्टन एंड लैग्रेंज का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हैमिल्टन लैग्रेंज तो न्यूटन वाला सब फार्मूला यूज किया है, उसी का काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, उसी का फोर्स का फार्मूला, सब वर्क डन का फार्मूला, सब न्यूटन वाला फार्मूला यूज किया है। खाली बस इतने किया है कि वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन का वेक्टर फॉर्म में होता था उसको वो एनर्जी के फॉर्म में रखा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मेनली न्यूटन है, समझना है। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ये था ना, कौन एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता था, तो m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, एम भी को मोमेंटम बोलेंगे p, दैट इज p स्क्वायर बाई 2m। यहाँ m नॉट लेना, क्योंकि यहाँ मास में कंफ्यूजन होगा आपको। m नॉट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बॉडी का मास। ये था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी हम लोग रिलेटिविटी में एक टोटल एनर्जी की बात की है। इन रिलेटिविटी the total energy of a moving particle total energy of moving particle ये E बराबर एम सी स्क्वायर यूज किए हो। m is what? m is m नॉट गामा u इंटू सी स्क्वायर। गामा u को मत बोलना, 1/√1 माइनस u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी था मूविंग पार्टिकल का, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी मत इंक्लूड करना। मान लो वो कोई फोर्स फील्ड में मूव नहीं कर रहा है पार्टिकल, ऐसा फील्ड में मूव नहीं कर रहा है जो जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा है उस पर, फ्री पार्टिकल समझिए, तो ओनली उसमें टोटल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? तो उसको तो खाली काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। यदि पार्टिकल कोई फील्ड पार्टिकल पर कोई फील्ड फोर्स नहीं लग रहा है, फील्ड फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब यदि नहीं लगे तो पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए ये सब फोर्स लगना चाहिए था। फ्री पार्टिकल कब बोलते हो? जब पार्टिकल में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा। फिर टोटल एनर्जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये टोटल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं इसको, जब ओनली काइनेटिक एनर्जी है ये तो? नहीं यस। समझे? क्वेश्चन समझे क्या क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर? ये एनर्जी में आप पोटेंशियल एनर्जी मत इंक्लूड करो, तो तब तो फिर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी होता था। अब पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे नहीं हुए, तो ये टोटल एनर्जी क्यों बोले, इसको काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बोले? तो इसमें देखो आप यहाँ पर
गामा यू, यदि यू का वैल्यू 0 हो, पार्टिकल रेस्ट में हो, तो गामा यू का वैल्यू 1, जब गामा यू का वैल्यू 1 डालेंगे तो एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर आएगा। मतलब पार्टिकल रेस्ट में भी है तब भी उसमें एक एनर्जी डिफाइन हो रहा है m नॉट सी स्क्वायर वन का। ये रिलेटिविटी का एक नया बात। न्यूटन के अकॉर्डिंग पार्टिकल रेस्ट में है तो कोई कोई उसमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा। मैकेनिकल मतलब काइनेटिक या पोटेंशियल नहीं होगा, थर्मल एनर्जी है उससे मतलब नहीं होगा। यदि रेस्ट में है तो कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा या काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। यहां पर यदि पार्टिकल को रेस्ट में कर दो u बराबर 0, तो गामा यू का वैल्यू 1, फिर भी पार्टिकल में एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है m नॉट सी स्क्वायर। ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी रिलेटिविटी का, और बहुत फील्ड में यूज भी करते थे हम लोग 12 लेवल सब में भी कहीं कहीं मॉडर्न फिजिक्स में देखे होंगे। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है फिर भी उसमें एनर्जी मानते थे m नॉट सी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला तब उसमें कोई एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ऐड करते थे, लेकिन अंदर में भी है एटम के अंदर फिर भी उसमें एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर। हम लोग 12 लेवल से यूज कर रहे थे इस बात को। तो ये एक डिस्कवरी रिलेटिविटी में कि when u बराबर 0, when u बराबर 0, that is particle will be at rest, तो गामा u का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब E बराबर m नॉट सी स्क्वायर। That is according to relativity, a particle at rest has energy equal to m naught c square. That is, a particle will be at rest has energy m naught c square. अब मोशन में आया, तो मोशन में आया तो कंफर्म है कि वो काइनेटिक एनर्जी होगा आएगा उसमें। तो ये जो mc स्क्वायर है जिसको आप टोटल एनर्जी बोल रहे हो, तब तो इसको किसके बराबर होना चाहिए? इसको काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये तो जब रेस्ट में था तब ऑलरेडी इतना एनर्जी था पार्टिकल में। अब पार्टिकल जब मोशन में आया तो कौन एनर्जी उसमें आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा एक्स्ट्रा में, नहीं? यस सर। तो वही रेस्ट वाला एनर्जी और जो मोशन में आने के चलते जो वो काइनेटिक, वो दोनों मिलके ये टोटल एनर्जी mc स्क्वायर के बराबर है। यानी जब पार्टिकल मोशन में हो और उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के से सिंपली लेस हो, वेरी लेस नहीं, u is simply less than c, then kinetic energy of particle is equal to mc square minus m naught c square. लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स में डायरेक्ट हाफ mv स्क्वायर, यहां का काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग वेराइटी का है। mc स्क्वायर से टोटल एनर्जी बोल रहे थे हम लोग। ये टोटल एनर्जी रेस्ट मास रेस्ट वाला एनर्जी या प्लस मोशन में आने के चलते जो है वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आया वो एनर्जी। सर हाँ सर एम नॉट सी स्क्वायर जो मतलब रेस्ट में था ये रेस्ट मास एनर्जी है। रेस्ट मास एनर्जी बोलता है लोग हम लोग, लेकिन एम नॉट को रेस्ट मास नहीं बोलेंगे और एम नॉट को सिंपली मास ऑफ बॉडी बोलेंगे।
गाउस पूछिए उस आदमी से तो बोलता है कि एम नॉट रेस्ट मास है। हम बोल रहे हैं कि रेस्ट नाम का मास में मोशन, मास इन मोशन, ये यूज ही नहीं करना चाहिए। सर तो नाम क्या होगा इसका, मतलब एम नॉट सी स्क्वायर का? नाम क्या होगा, बस नाम क्या देता तो ऐसा नहीं है। आप जो वर्ड बोल रहे हैं हम भी देखते हैं सुनते हैं, हम भी सेमेस्टर वन वाला रिलेटिविटी वही बोलते हैं हम भी। लेकिन अ, यहाँ पर हम लोग जबरदस्ती एम नॉट में मल्टीप्लाई किया एक फैक्टर 1/रूट 1 - u² से किस लिए किया था? वो 4 फैक्टर का कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ना मल्टीप्लाई किया था। हाँ सर। हम लोग मास में थोड़ी किया था बल्कि यू में किया था मल्टीप्लाई। सर किस में सर? हम लोग वेलोसिटी में किया था गामा यू से गुना। मोमेंटम जब लिखने गए थे px, तो ux में गामा यू से मल्टीप्लाई किया था और मास तो एम नॉट नहीं लिया था। हाँ सर। देखो बहुत अच्छा जगह हम ये चीज को स्टडी किए हुए हैं। ये मास वाला जो बात आप हम लोग कर रहे हैं, बहुत सर अच्छा लगा था ये बात सुनने में हमको। हम भी पहले यही समझते थे रेस्ट में है तो मास कुछ और, मोशन में है तो मास कुछ और। लेकिन वहां पर ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, मास तो क्लियरली बोला। और ये आर्गुमेंट दिया था कि बताओ मास का डिफिनीशन क्या है, तो अमाउंट क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। तो क्या मोशन में आने से मैटर का क्वांटिटी चेंज हो गया? नहीं, तो फिर लेकिन सर आइंस्टीन तो लेकिन बोला नहीं, था। अब हम लोग को सुविधा होता है पढ़ने में, कंफ्यूजन नहीं हो तो हम लोग अपना गलत सलत नोमेनक्लेचर कर ले। आइंस्टीन के बुक में लिखा हुआ है ये। मोशन में आएगा तो मास बढ़ जाएगा। नहीं, ये रिलेटिविटी। हम लोग का अपना स्टाइल है सीखने का। बहुत अच्छा लगा था वो चीज, है ना? ये मास वाला बात जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सेमेस्टर 1 में हम भी वही बात बोल के चल देते हैं आगे। रेस्टे मास बोल देते हैं, मास बढ़ जाता है, इससे ही सब बात करते हैं। चलो चलो, ठीक ना? बताइए ना, मेरा आर्गुमेंट को काट के देखिए ना। हाँ सर। कोई ऐसा थ्योरी आप हमको बताइए कि हम अपना आर्गुमेंट को गलत कर लेंगे। हम तो आर्गुमेंट दे रहे हैं, हम तो सेटिस्फैक्टरी जवाब दे रहे हैं इसका कि हमको 4 वेक्टर का कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाने के लिए वेलोसिटी को चेंज कर, वेलोसिटी में चेंजिंग करना पड़ा है। यहाँ पर ये क्लियर है कि रेस्ट में है बॉडी और पार्टिकल तब भी उसमें एनर्जी है। एनर्जी एट रेस्ट, लेकिन रेस्ट मास एनर्जी लोग बोलता है इसको। ठीक है, यहां पर क्लियर है। ये जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल का, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एराइजेस ड्यू टू मोशन प्लस रेस्ट मास एनर्जी। चलो, इसमें जो पूछा जाता है फेमस क्वेश्चन, कभी कभी वो रिजल्ट लिख भी देगा, बोलेगा इसको प्रूव कीजिए। मैक्सिमम बार ऐसे ही पूछता है इसको, प्रूव द एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। सर एम नॉट सी स्क्वायर का मतलब अनदर फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे तो? ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये। हाँ नहीं सर, बोल रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये। ये एनर्जी पोटेंशियल नहीं है।
ऐसा होता तो फिर जब इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर करते हैं हम लोग, तो एक m0c² प्लस पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स अभी पढ़ेंगे देखिएगा। यस सर। वहां देखिएगा ये m0c² हम ऐड करेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस का एनर्जी निकालने जाएंगे, तो ये उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके साथ ये ऐड करेंगे, और नहीं हो काइनेटिक एनर्जी है पेरेंट न्यूक्लियस में, तो भी ये रहेगा ये एनर्जी। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में देखिए ना खूब यूज होगा इसका। ये प्रूव एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, जब इतना सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ते आए रिलेटिविटी को, तब गलत बात नहीं पढ़ी। गलत बात कर सकते थे जब सिस्टमेटिक स्टडी नहीं किए होते रिलेटिविटी को हम लोग, समझे आशीष? यस सर। हाँ, वो सब बात तब कर सकते थे जब रेंडमली कंसेप्ट को बात करना होता हम लोग को। ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ये होता है E² इक्वल टू P²C² प्लस m0²C4। ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन प्रूफ देते इसका। या आप एक कल एक क्वेश्चंस क्रिएट किए थे कि ये जो मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन है इसको प्रूव कीजिए, तो पहले से तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नहीं था जो उसको इस मैट्रिक्स से उसको प्रूव करते इस ट्रांसफॉर्मेशन से, लेकिन ये है, ये आपका क्वेश्चन का एक जवाब है क्या, कि हम ये रिलेशन पहले स्टैब्लिश करें और इसमें यदि ये लिमिट लगा दिया जाए कि u इज वेरी वेरी लेस देन c, ये लिमिट लगा दे तो ये